सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जून महीने के पहले हफ्ते का हम पहला वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। और आप में से अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी प्रैक्टिस के लिए अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड करवा दिया है। तो वीडियो देखने के बाद उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। उससे क्या होगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद हुए हैं या नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन पे आप अटकते हो, इसका मतलब आपको वो अच्छे से याद नहीं हुआ है, तो आप उसे याद कर लेना और आगे बढ़ना। तो हम भी बढ़ते हैं आगे। तो पहला प्रश्न है, किसे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में अतिरिक्त सचिव एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा एस गोपाल कृष्णन को। ये तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं एस गोपाल कृष्णन, जिन्हें अभी पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके अलावा जो सी श्रीधर है, इनको पीएमओ में संयुक्त सचिव बनाया गया है, ज्वाइंट सेक्रेटरी। और जो मीरा मोहंती हैं, इनको पीएमओ में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। बाकी आप जानते ही होंगे, पीके मिश्रा ये पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव हैं। अच्छा, ये पीके मिश्रा हैं। एक और नाम आपने सुना होगा पीके सिन्हा का। ये प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य सलाहकार बने थे। ये पीके मिश्रा और पीके सिन्हा पिछले साल ही इनकी नियुक्ति हुई थी, अपॉइंटमेंट हुआ था। फिर है 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया है? तो आंसर होगा सिंगापुर से। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक डेटा जारी किया है, जिसमें बताया गया कि 2019-20 में सिंगापुर से $14.67 बिलियन का निवेश आया है, और इसी के साथ वो सबसे बड़ा स्रोत था। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर, सेकंड नंबर पे मॉरिशस और तीसरे नंबर पे रहा नीदरलैंड। तो सिंपल सा आप एक तो ये याद रखना, सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया? सिंगापुर से आया। और एफडीआई की बात करेंगे तो पिछले साल के मुकाबले वित्त वर्ष 2019-20 में 13% ज्यादा एफडीआई आया है। टोटल कितना आया? $49.97 बिलियन आया। हमने बात ही कर ली सबसे ज्यादा सिंगापुर से आया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किस सेक्टर में सबसे ज्यादा आया, तो सर्विसेज में, सेवाओं में कितना आया? $7.85 बिलियन। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति या वहां की कोई कंपनी अगर भारत में आकर के इन्वेस्ट करती है तो उसे कहते हैं एफडीआई। और एफडीआई से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं करंट अफेयर से रिलेट करके। हमने पढ़ा था डिफेंस सेक्टर में जो एफडीआई है उसे 50% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 74% कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। बाकी सिंगापुर के कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी है। हलीमा याकब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और सिंगापुर में ही आपका हेडक्वार्टर है एपेक का, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर है, हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय को चुना है? तो आंसर होगा मानुषी छुल्लर को। अच्छा, कौन है ये मानुषी छुल्लर? तो इन्होंने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, और अभी इन्हीं को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने चुना है। तो इस साझेदारी में वो लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में शिक्षित करेंगी और सुविधाओं के निर्माण और महिला स्वच्छता से जुड़े उत्पादों, उनके प्रोडक्ट्स की पहुंच के संबंध में प्रचार करेंगी। आपको बता दूं, मानुषी छुल्लर खुद भी प्रोजेक्ट शक्ति नाम से मासिक धर्म से जुड़ी पहल चला रही है। अच्छा, यहीं से एक इंपॉर्टेंट डे मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में हमने मनाया है। अभी मई पीछे ही निकला है, ये जून चल रहा है, तो हमने पढ़ा भी था। और हाँ, मई के इंपॉर्टेंट डेज का अगर आपने ऑडियो नहीं सुना है तो उसका ऑडियो बना दिया है, तो आप वो ऑडियो सुन सकते हैं। उन सारे इंपॉर्टेंट डेज विद थीम और सबको रिलेट करके मैंने आपको बताया, ताकि आपको चीजें याद रखने में आसानी हो। जैसे कोई इंटरनेशनल आया है तो नेशनल साथ में बताया, कोई नेशनल डे आया है तो इंटरनेशनल कब मनाते हैं ये मैंने आपको बताया। तो वो ऑडियो आप सुन सकते हैं। ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस को अंग्रेजी में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। और इसकी थीम क्या रही थी? पीरियड्स इन पेंडेमिक। बाकी दिया मिर्जा की बात करेंगे तो अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की ये गुडविल एम्बेसडर है, और इनका कार्यकाल अभी 2022 तक बढ़ा दिया गया था, तो इनका नाम न्यूज में था। सानिया मिर्जा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता है टेनिस खिलाड़ी है। और क्यों नाम न्यूज में रहा था इनका? क्योंकि फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस प्लेयर बनी है ये। करीना कपूर ये प्यूमा की अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अच्छा, यूनिसेफ की बात कर लेते हैं तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, हेनरिटा एच फोरे हेड है। फिर है G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समूह में शामिल होने वाला अंतिम G7 राष्ट्र कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो G7 कंट्रीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर ग्लोबल पार्टनरशिप यानी कि वैश्विक साझेदारी की स्थापना की। शुरुआत में अमेरिका इसका मेंबर नहीं था, पर अब अमेरिका G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समूह में शामिल हो गया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में उपयोग के लिए दिशा निर्देश देने वाली एक अंतरराष्ट्रीय पैनल है। और आपको बता दूं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर वैश्विक समूह शुरू करने की पहल फ्रांस और कनाडा ने की थी। G7 कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? अमेरिका आ गया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और जर्मनी। और
फिर एक किस देश की सर्वेक्षण टीम इस वर्ष एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है? तो आंसर होगा चाइना की। तो चाइना की सर्वेक्षण टीम इस साल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। ये एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई का मापने यानी कि उसको मेजर करने की एक परियोजना का हिस्सा है। तो चीन ने जो उसकी ऊंचाई को मेजर किया है, मापा है, उसके अनुसार जो ऊंचाई बताई गई है वो है 8844.43 मीटर, जो कि नेपाल के द्वारा जो नापी गई थी ऊंचाई उससे 4 मीटर कम है। अच्छा, एवरेस्ट से आपको याद आना चाहिए इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, ये हम कब मनाते हैं? तो 29 मई को मनाते हैं। और एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। लाख की खेती, इसमें क्या होता है? इसमें लाख के जो कीट होते हैं यानी कि जो कीड़े होते हैं उनको पेड़ों पर छोड़ दिया जाता है, मतलब पेड़ों पे रहते हैं वो, और टहनियों का रस चूसते रहते हैं और अपने शरीर से पानी छोड़ते रहते हैं। जब वो पानी सूख जाता है, टाइट हो जाता है, तो उसे ही कहते हैं लाख। और उससे काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि लाख की चूड़ियां वगैरह आपने सुना होगा। और ये जो कीड़े हैं इनको क्या कहा जाता है? लेसीफेरा लेक्का इनको कहा जाता है। आपको बता दूं, लाख उत्पादन में सबसे नंबर 1 कंट्री है भारत, सेकंड नंबर पे आता है थाईलैंड। और जिन पेड़ों पे इन कीड़ों को छोड़ा जाता है, मुख्य रूप से वो जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो पलाश के होते हैं या फिर बेर के होते हैं। छत्तीसगढ़ की यहाँ पे बात हुई है तो कैपिटल इसके रायपुर है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है PR रामचंद्रन मेनन। अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की थी। अभी छत्तीसगढ़ के पहले जो मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका भी निधन हो गया है। इसी तरह से अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने होम डिलीवरी सर्विस को शुरू करने के लिए CG हाट वेबसाइट को लॉन्च किया था। इसको सी घाट मत बोल देना, काफी सारे लोग इसको सी घाट बोलते हैं, तो ये सी घाट नहीं है, CG हाट है, छत्तीसगढ़ हाट। और अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार नाम से एक पोर्टल भी शुरू किया था। उसी तरह से अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और अभी मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य भी बना है आपका छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खुला है। फिर जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य के लिए भारत सरकार ने 445 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ के लिए। तो अभी केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अच्छा, जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? तो भारत सरकार का मिशन है 2024 तक देश के हर घर में नल के द्वारा जल पहुंचाना, और इसी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को यह फंड जारी किया गया है। इसी तरह से मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूं। अभी अरुणाचल प्रदेश ने भी 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। और कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था जम्मू कश्मीर और हरियाणा ने कहा था कि वो उनके यहाँ पे हर घर में 2022 तक नल से जल पहुंचा देंगे, यानी कि इस मिशन को 2022 तक ही कंप्लीट कर देंगे, जो कि केंद्र सरकार ने टारगेट रखा है 2024 तक का। तो कहने का मतलब ये है, अरुणाचल प्रदेश ने कहा कि हम 2023 तक ये काम कर देंगे, जम्मू कश्मीर हरियाणा ने कहा था कि हम 2022 तक ही ये काम कर देंगे। और ये जो जल जीवन मिशन है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और जिनका निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर। फिर अभी फोर्ब्स ने हाईएस्ट पेड प्लेयर्स की लिस्ट जारी की है, उसमें टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा रॉजर फेडरर। ये स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर है रॉजर फेडरर, और ये दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। फर्स्ट पे रॉजर फेडरर हैं, सेकंड पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थर्ड पे है लियोनेल मेसी और फोर्थ पे है नेमार। यहाँ से एक और पॉइंट आपको बताता हूँ, विराट कोहली की अगर बात करेंगे तो वो 66 नंबर पर है, और इन 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में एकमात्र क्रिकेटर है विराट कोहली। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए महिला खिलाड़ियों में टॉप पर कौन है, तो फिर आंसर होगा आपका नाओमी ओसाका। वो भी टेनिस प्लेयर है लेकिन वो जापान से है, तो ये आप याद रखना। फिर किसे IIFCL का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा PR जयशंकर को। IIFCL मतलब होता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। अच्छा, ध्यान रखना ये PR जयशंकर है। एक S जयशंकर भी नाम आपने सुना होगा, सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री हमारे। अच्छा, इनके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वसंत राव सत्य वेंकट सिडबी के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ये। हर्ष बंगारी एक्सिम बैंक के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। और सुनील कुमार बंसल ये IFCI यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। फिर किस IIT के छात्रों ने कोविड-19 संकट में हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी ने। तो अभी IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने कोविड-19 संकट के बीच यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए एक संपर्क रहित यानी कि कॉन्टेक्ट लेस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? फ्लाइजी, एक तो ये याद रखना। और किसने बनाया है? IIT गुवाहाटी ने। और हवाई यात्रा को सेफ और कॉन्टेक्ट लेस बनाने के लिए भारत का पहला एप्लीकेशन है ये, मतलब जो एविएशन विमानन के लिए बनाया गया है उसमें ये
पहला है। और अभी आपको याद होगा IIT गुवाहाटी ने अल्जाइमर रोग के इलाज का एक नया तरीका भी ढूंढा था। अच्छा, बात IITs की है तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि अभी तक जितने भी IITs न्यूज में रहे हैं जनवरी से लेके मई तक, जिन्होंने भी अभी कोरोना वायरस पे कोई एप्लीकेशन बना रहा है, कोई वेंटिलेटर बना रहा है, कोई पोर्टल लॉन्च कर रहा है, तो मतलब जो भी अभी न्यूज में रहे हैं वो मैं आपको एक साथ बता दूं। तो इन सभी का मैंने ऑडियो बना दिया है, जितने भी अभी IIT जनवरी से लेके मई तक न्यूज में रहे हैं। तो आपने अगर वो ऑडियो नहीं सुना है तो वो ऑडियो आप सुन लीजिए। ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे खबरी एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। अगर खबरी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो वो इंस्टॉल कर लेना और वहां पे क्रैक एग्जाम सर्च मारना, आपको अपने सारे ऑडियोज मिल जाएंगे। और वहां पे हमें फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि अभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज हम चलाएंगे उन सभी ऑडियोज के नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो ये बढ़ते आगे। फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए CMD कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रविंदर सिंह ढिल्लों। अच्छा, यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने मध्य प्रदेश में 22,000 करोड़ रुपए की 225 मेगावाट कैपेसिटी की पन बिजली परियोजनाओं यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के वित्त पोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार की नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था। तो ये पॉइंट अभी न्यूज में था, मैंने आपको बताया। बाकी अरुण सिंघल की बात करेंगे। अभी ये फसाई के CEO बने हैं। फसाई मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संदीप प्रधान ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं, लेकिन इनका नाम न्यूज में अभी इसलिए था क्योंकि इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मार्कोस ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष नियुक्त किया गया इनको। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो आंसर होगा यस बैंक ने। यस बैंक जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और अभी इससे 2 अपॉइंटमेंट निकल के आते हैं। एक तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर MD CEO बने थे कौन? प्रशांत कुमार, इसी साल बने। और CRO चीफ रिस्क ऑफिसर बने थे नीरज धवन। इसकी टैगलाइन क्या है यस बैंक की? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। बाकी HDFC बैंक अभी न्यूज में था काफी। एक तो इसने एक सॉन्ग रिलीज किया था #हम हार नहीं मानेंगे नाम से। उसी तरह से ICICI बैंक ने अभी ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सुविधा शुरू की थी। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बन गए हैं कौन? विरूपाक्ष मिश्रा। तो इस तरह से ये तीनों बैंक अभी न्यूज में थे। फिर किस राज्य ने के फोन नाम से मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा केरल सरकार ने। और इस प्रोजेक्ट को इसी साल दिसंबर तक लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ पे के फोन का मतलब हो गया केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। और इस परियोजना का उद्देश्य है गरीबों को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराना। मतलब केरल के उन सभी लोगों तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाई जाएगी जिनके पास अभी तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस प्रोजेक्ट में 1500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मतलब 1500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। केरल से कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताता हूँ जो अभी न्यूज में रहे थे। केरल ने ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया था। उसी तरह से ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी शुरू किया था। केरल ने ही कर्मी बोट रोबोट शुरू किया था। एक तिरंगा वाहन भी इन्होंने शुरू किया था। और प्लाज्मा थेरेपी को इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य आपका केरल ही बना था। उसी तरह से अभी केरल की पहली महिला DGP बनी थी कौन? R श्री रेखा। और मैंने आपको बताया भी था पिछले वीक वाले करंट अफेयर्स की वीडियो में कि कहीं कहीं पे इसको R श्री लेखा भी लिखा गया है, तो याद रखना। और केरल के नए चीफ सेक्रेटरी बने कौन? विश्वास मेहता। तो इन सब कारण से अभी केरल न्यूज में था, ये याद रखना। फिर है विश्व दूध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे हम कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 1 जून को। और इसे कौन मनाता है? इसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है हर साल 1 जून को। और ये इसका 20वां एडिशन था। और इसकी थीम भी यही थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। अच्छा, ये तो वर्ल्ड मिल्क डे हो गया। एक नेशनल मिल्क डे भी हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर को एक्चुअली इसलिए मनाते हैं क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी का जन्मदिन होता है। सफेद क्रांति के जनक कहा जाता है। और 1 जून को ही हमने ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाया है, ये भी ध्यान रखना। फिर किसने माई लाइफ माई योगा नाम से प्रतियोगिता शुरू की है? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने माई लाइफ माई योगा नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको 3 मिनट का एक वीडियो शूट करना है अपना, जो भी आपका पसंदीदा योगा हो, जो भी आप योग करते हो, और उसमें आपको बताना है कि इस योगा के क्या क्या फायदे हैं, आपको इससे क्या बेनिफिट मिला है, ये सब। अच्छा, योग दिवस हम कब मनाते हैं? 21 जून को। और याद रखना इस बार का जो हम 21 जून को योगा दिवस मनाएंगे उसका जो इवेंट होंगे वो कहाँ पे होंगे? लेह में होंगे।
फिर है कैरेट इंडिया की नई सीईओ कौन बन गई है? तो आंसर होगा अनीता कोटवानी। अच्छा, ये कैरेट इंडिया क्या है? ये एक मीडिया एजेंसी है और इसी की सीईओ बन गई है अनीता कोटवानी। बाकी आर श्रीरेखा या आर श्रीलेखा बोल दो, केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है अभी ये। और ये अगला ऑप्शन मैंने जानबूझ करके इसीलिए लिखा है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत की पहली महिला डीजीपी बनी थी ये। और इनका नाम तो अभी न्यूज में भी था क्योंकि पिछले साल ही इनका निधन हो गया था, तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, किस राज्य की ये पहली महिला डीजीपी बनी थी? तो फिर आंसर होगा उत्तराखंड की। रविंदर सिंह ढिल्लो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी बने थे। फिर किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए सोडर नाम से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल। तो अभी गूगल ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए सोडर नाम का एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये एप्लीकेशन यूजर के स्मार्टफोन कैमरे का यूज करके एक दृश्य सीमा बनाता है और आप उसमें ये देख पाएंगे कि कौन इस दूरी को तोड़ रहा है। गूगल की बात करेंगे, स्थापना 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है और इसके दो फाउंडर थे, सर्जे बिन और लेरी पेज। इसकी जो पेरेंट कंपनी उसका नाम है अल्फाबेट और गूगल के जो सीईओ हैं वही अल्फाबेट के सीईओ बने थे, यानी कि सुंदर पिचई। इसके अलावा गूगल से आपको कुछ और पॉइंट बताऊं तो अभी गूगल पे इंडिया की सलाहकार बनी है कौन? शिखा शर्मा। और अभी गूगल ने कम दिखाई देने वाले जो यूजर हैं उनके लिए वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड भी लॉन्च किया था। किस नाम से? टॉक बैक नाम से। फिर किस राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। मतलब इस परियोजना में क्या होगा, राज्य सरकार सड़कों के दोनों ओर औषधि वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनको लगाएगी। जैसे नीम का पेड़ हो गया, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, तो इन पेड़ पौधों से औषधियों के लिए कच्चा माल मिल सकेगा और इससे भूमि के कटाव को रोकने में भी मदद मिलेगी। तो कितनी लंबी सड़कों, कितने किलोमीटर? तो 800 किलोमीटर। फिर कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, 75 जिले हैं, उनमें टोटल बेडों को मिलाकर के कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख से ज्यादा बिस्तर तैयार हो गए हैं। और अभी उत्तर प्रदेश किन किन मामले में पहला राज्य बना था? तो पूल टेस्टिंग करने वाला ये पहला राज्य बना था। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना था। किसके साथ मिलकर के? गूगल के साथ मिलकर के। उसी तरह से वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना था ये। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश का एक सरकारी अस्पताल है जो कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना था। तो क्या आप बता सकते हो उस सरकारी अस्पताल का नाम क्या है? चलिए देखते हैं किस किस को पता है। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा उड़ीसा सरकार ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने किसानों को और प्रवासी कामगारों के साथ साथ कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित होने वाले लोगों की आजीविका में मदद करने के लिए ये विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। तो इस योजना में क्या होगा, जून 2020 से लेकर मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया जाएगा ताकि कृषि में, मत्स्य पालन में, पशुपालन में, मनरेगा में, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार पैदा किए जा सके। अच्छा, उड़ीसा से एक पॉइंट आपको बता दूं, अभी उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल कर लिया गया है। तो अब इस योजना में टोटल कितने राज्य शामिल हो चुके हैं? अभी तक 20 राज्य हो चुके हैं। बाकी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है और याद रखना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण यहीं पे हुआ था, जिसमें विजेता रही थी कौन सी यूनिवर्सिटी? पंजाब यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और अभी नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड भी दिया था। पेटा जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म होती है पीपल्स एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अभी उड़ीसा सरकार ने ही मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी शुरू की थी और मैंने आपको बताया भी है। देखो, किसी भी योजना या कोई भी इनिशिएटिव के आगे अगर मो लगा हुआ हो तो वो आपकी उड़ीसा का ही होगा। उसी तरह से अभी उड़ीसा ने कहा है कि कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, उड़ीसा में एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिसको कहते हैं कोणार्क सन टेम्पल और अभी याद रखना भारत सरकार इसके सौरकरण यानी कि सोलराइजेशन की योजना बना रही है। अच्छा, कोणार्क सन टेम्पल से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लैक पगोडा टेम्पल किसे कहते हैं? तो कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं, जो कि आपके उड़ीसा में है। याद रखना आपके 10 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर इसी का चित्र अंकित है। उड़ीसा में एक डैम भी है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, हीराकुड डैम। उड़ीसा में ये किस नदी पे? महानदी पे। और एक बाराबत्ती स्टेडियम भी पूछा जाता है, ये कटक उड़ीसा में है। उसी तरह से भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील आपकी चिल्का लेक है, जो कि आपकी उड़ीसा में ही है। यहाँ पे एक सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, ये भी याद रखना। फिर एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अश्विनी भाटिया को। ये अश्विनी भाटिया अभी तक एसबीआई में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, लेकिन अब उन्हें एसबीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको याद होगा इसी साल जनवरी में इसके एक मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे
चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी नाम से। अब ये मत सोचना अभी तो वो बने ही थे, वो हट करके फिर ये नए बन गए हैं क्या। देखो एसबीआई में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, तो ये जो अश्विनी भाटिया बने हैं ये पीके गुप्ता की जगह बने हैं, जो अभी कुछ समय पहले रिटायर्ड हो गए थे। अच्छा, कुछ और मैं आपको अपॉइंटमेंट बताता हूँ, अभी नए बिल्कुल अपॉइंटमेंट है। पीपी सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक का अगला एमडी सीईओ इनको नियुक्त किया गया। मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ नियुक्त हुए हैं, और वसंत राव सत्य वेंकट, ये अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, सिडबी का डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर इनको बनाया गया था। फिर अभी किसने अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक बहुउद्देशीय कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है, तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो अभी डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक कीटाणु शोधन यूनिट विकसित की है। ये एक बहुउद्देशीय इकाई है, मतलब इसमें आप पीपीई किट को, कपड़ों को या दूसरे आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उन्हें आप कीटाणु रहित कर सकते हो। डीआरडीओ की बात करेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होती है। 1958 में स्थापना हुई थी, और 1958 में ही आपके नासा की भी स्थापना हुई थी। कई बार मैंने आपको बताया, ये चीजें अब आपको याद हो गई होंगी। अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देख रहे होंगे तो ये चीजें अब आपको याद हो चुकी होंगी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो हेड है वो है जी सतीश रेड्डी। मोटो क्या है इसका, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस है। अभी आपको याद होगा केमिकल फ्री कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर भी बनाया था डीआरडीओ ने, और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन भी बनाया था जिसका नाम था आईना। उसी तरह से ध्रुव DHRUVS नाम से अल्ट्रावायलेट बेस्ड सैनिटाइज भी विकसित किया था इन्होंने। फिर एक किसने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी बन गए हैं, तो आंसर होगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी। और इन्हीं के साथ आपको एक और अपॉइंटमेंट बताता हूं, अभी RK चतुर्वेदी जो है ये अभी रसायन व पेट्रोकेमिकल मंत्रालय के सचिव बन गए हैं। बाकी आप अरविंद कुमार शर्मा को जानते ही हो, MSME मंत्रालय में सचिव बने थे, और गिरधर अरमाने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव बने थे। अच्छा, इस्पात मंत्री स्टील मिनिस्टर कौन है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान है। फिर अभी किसने MSME सेक्टर्स को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME सेक्टर्स को मदद करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए चैंपियंस नाम से एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यहाँ पे चैंपियंस का मतलब भी होता है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ रिसेंट प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है, MSME सेक्टर्स की जो छोटी छोटी इकाइयां होती है उनको प्रोत्साहित करना, उनकी जो भी शिकायतें होती है उनको हल करना और उनकी मदद करना। अच्छा, अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी माई लाइफ माई योगा नाम से एक प्रतियोगिता भी शुरू की थी, तो वो भी याद रखना। और हमारे MSME मंत्री कौन है, नितिन गडकरी है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर में। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। फिर हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को कितने तक का ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, तो आंसर होगा 10,000 रुपए तक का। तो अभी भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो लोग रोड पे बैठ करके दुकानें लगाते हैं, आसपास में ठेले वगैरह लगाते हैं और इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनकी मदद के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को मंजूरी दे दी है। और याद रखना, इसी को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना भी बोलते हैं। तो उसमें उन स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए उन्हें 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा बिना किसी गारंटी के, और वो उन्हें 1 साल के अंदर वापस चुकाना भी। और इस योजना के तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचने की उम्मीद है, और इसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है। फिर अभी भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी थी कि ये 3 जून को टकराएगा। आपसे पूछा जा रहा है ये जो निसर्ग नाम है ये किस देश ने दिया है, तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। इस निसर्ग का नाम होता है ब्रह्मांड। और आपको याद होगा इससे पहले अम्फान नाम का तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में, जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टकराया था। उसका नाम जो अम्फान था वो किसने दिया था, वो थाईलैंड ने दिया था। और देखो, मैंने आपको बताया भी था कि जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आते हैं उनका नामकरण करना यानी कि उनका नाम देना 2004 से चला आ रहा है। और पहले जो नाम दिए जाते थे वो 8 देशों के द्वारा दिए जाते थे, हर देश 8-8 नाम देता था, यानी कि एक देश 8 नाम देगा, टोटल 8 देश नाम दे रहे हैं। तो टोटल कितने नाम होते थे एक लिस्ट में, 8-8-64 नाम होते थे। तो वो जो पुरानी वाली लिस्ट है उसका आखिरी नाम था ये अम्फान, तो मतलब पुरानी लिस्ट अब भर चुकी है। तो अभी अप्रैल में भारतीय मौसम विभाग ने एक नई लिस्ट जारी की है, और इसकी खास बात यह है इस बार इसमें 8 कंट्री नहीं है, टोटल 13 देश है, और हर देश 13-13 नाम दे रहा है। तो 13 × 13 इस नई वाली लिस्ट में 169 नेम होंगे। अच्छा, पहले 8 देश नाम दिया करते थे, वो 8 देशों के नाम क्या है, भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। और इस बार 13 कंट्री नाम दे रहे हैं, मतलब 5 और ऐड कर दिए गए। तो वो 5 नए कौन से जोड़े गए, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और UAE।
और ये जो निसर्ग नाम है इस नई वाली लिस्ट का पहला नाम है, इसलिए भी ये नाम इंपॉर्टेंट होगा। अम्फान जो नाम था वो पुरानी वाली लिस्ट का आखिरी नाम था, निसर्ग नई वाली लिस्ट का पहला नाम है। अब जो अगली बार तूफान आएगा अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में तो उसका नाम कौन देगा? भारत देगा, भारत का नंबर इस बार। और भारत ने क्या नाम सुझाया है, क्या नाम दिया है? गति, गति नाम दिया जाएगा। भारत के बाद बारी आएगी ईरान की, फिर वो नाम देगा निवर, और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय महापात्रा हैं, जिन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर हाल ही में बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने ये बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नाम की एक बुक को लिखा है, और इस बुक में कोरोना वायरस की उत्पत्ति और इसके प्रसार के बारे में बताया गया है कि कैसे इसने दुनिया को उथल पुथल कर दिया है। बाकी जेके राउलिंग की बात करेंगे, इन्होंने अभी एक बुक लिखी है द इका बॉग नाम से। हैरी पॉटर भी इन्होंने लिखी है, हैरी पॉटर सीरीज। बाकी फान फान ये चाइनीज लेखक हैं, और अभी इन्होंने वुहान डायरी नाम से बुक लिखी थी। और पाउलो गियोर्डिनो, इन्होंने हाउ कॉन्टेजन वर्क नाम से बुक लिखी थी। फिर है अभी हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो आंसर होगा रानी रामपाल। तो अभी हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कैप्टन है रानी रामपाल, उनके नाम की सिफारिश की है राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए। अच्छा, अभी काफी सारे खिलाड़ी न्यूज में थे जिनके नाम की सिफारिश की गई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने महिला पहलवान जो है विनेश फोगाट, उनके नाम की सिफारिश की है। टेबल टेनिस फेडरेशन ने मनिका बत्रा के नाम की सिफारिश की है, और बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के नाम की सिफारिश की है। वहीं नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अंजुम मुदगल के नाम की सिफारिश की है, और इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ने अमित पंगाल और विकास कृष्णन के नाम की सिफारिश की है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। अब इनमें से किसको मिलता है वो जब भी मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। फिर है हाल ही में कौन सी निजी फाउंडेशन यानी कि एक प्राइवेट फाउंडेशन डब्ल्यूएचओ की सबसे बड़ी फंडर बनेगी, फंड देने वाली? तो आंसर होगा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अभी आपको पता है, पहले तो यूएसए ने कहा था कि वो डब्ल्यूएचओ को फंड नहीं देगा। उसके बाद अभी यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने डब्ल्यूएचओ से अपने संबंधों को समाप्त करने की घोषणा कर दी है पूरी तरीके से। और इसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन डब्ल्यूएचओ को सबसे बड़ा फंड देने वाला बन जाएगा, और ये पहली बार होगा जब कोई प्राइवेट संस्था संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की सबसे बड़ी फंडर बनेगी। डब्ल्यूएचओ के बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जैसे स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और यही कारण है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी भारत को 3 साल के लिए डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और अभी आपको याद होगा डब्ल्यूएचओ ने सी टैप पहल भी शुरू की थी। सी टैप मतलब होता है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। फिर किस राज्य की सरकार ने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो अभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हिस्से के तौर पर पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है, और इस गीत को कई हस्तियों ने गाया है, जैसे कि सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, कपिल देव, हरभजन सिंह, मिल्खा सिंह, काफी सारी शख्सियतों ने मिलकर के इसको गाया है। अच्छा, सॉन्ग की बात है तो अभी आपको याद होगा आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु भारतम गीत गाया गया था। उसी तरह से एचडीएफसी बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग लॉन्च किया था, और आईसीसीआर ने, आईसीसीआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग रिलीज किया था। फिर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जून को। तो इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है हर साल 3 जून को, वर्ल्ड बाइसिकल डे। अच्छा, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? कर्क मैट्रिक मैकमिलन ने किया था। किसने? कर्क मैट्रिक मैकमिलन ने। और अभी मैंने आपको बताया था 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, और 2 जून को हम मनाते हैं तेलंगाना का स्थापना दिवस। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश से अलग होकर। फिर अभी किस विश्वविद्यालय ने ऑक्सीजेनो नाम से एक श्वसन यंत्र यानी कि रेस्पिरेटर बनाया, मतलब एक तरह का मास्क है ये? तो आंसर होगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी पंजाब में है। मतलब ये एक तरह का मास्क ही है। आप इसे फोटो में देखो, जब आप इसे मुंह पर लगाओगे और मुंह पर लगाकर आप सांस लोगे तो यहाँ पे आगे शेवाल यानी कि एल्गे डाल दिए गए हैं जो हवा को शुद्ध करने का काम करेंगे। तो अगर हवा में कोई कोरोना वायरस प्रेजेंट होगा तो ये उसे मार देंगे। अच्छा, सावित्रीबाई फुले, ये मैंने आपको बताया भी था, भारत की पहली महिला अध्यापिका थी ये, और इन्होंने ही भारत का पहला स्कूल खोला था जो कि महिलाओं के लिए था। और सावित्रीबाई फुले से आपको याद भी आता होगा, जो इस बार आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उसमें दूसरे स्थान पर रहा था सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय। पहले नंबर पे आपका पंजाब विश्वविद्यालय था, और तीसरे पे था पंजाबी विश्वविद्यालय।
फिर किसने लगातार दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो आंसर होगा अनीश कपूर ने। अनीश कपूर ये चित्रकार हैं, पेंटिंग वगैरह बनाते हैं और बहुत फेमस पेंटर है। इनकी एक एक पेंटिंग करोड़ों में बिकती है और इन्होंने अभी लगातार दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है। ये देखो भारतीय मूल के हैं, मतलब जन्म तो भारत में हुआ था लेकिन ये रहने वाले ब्रिटेन में है, मतलब ब्रिटेन में रहते हैं। बाकी थंगजाम धबाली सिंह की बात करेंगे, मणिपुर के डॉक्टर हैं। अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से इनको सम्मानित किया गया था। सिद्धार्थ वरदराजन भारतीय पत्रकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था इनको। और मेजर सुमन गवानी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था और ये पहली भारतीय शांति दूत हैं, पीस गार्ड है ये सम्मान पाने वाली, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। फिर है ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गायत्री कुमार। तो ये इंपॉर्टेंट नाम होगा, गायत्री कुमार इनका नाम आपको याद रखना है। मान लो अगर मैं उल्टा आपसे प्रश्न पूछूं तो कि ब्रिटेन ने अभी किसे भारत में अपना उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया था? तो कुछ समय पहले की बात है, ये याद होगा आपको वैसे, फिलिप बार्टन उनका नाम है। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट मैं आपको बताऊंगा नया, सुशील कुमार सिंघल का, पपुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं ये। नम्रता एस कुमार आप जानते ही हो, स्लोवानिया में भारतीय राजदूत बनी है। और जयदीप सरकार लेसोथो में भारतीय राजदूत बने हैं। और जयदीप मजूमदार की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने थे। तो जयदीप मजूमदार और जयदीप सरकार में कंफ्यूज मत होना, आप कंफ्यूज न हो, इसीलिए डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में जब भी इस तरह का पॉइंट आता है मैं आपको दोनों बताता हूँ। फिर है IIFL फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। IIFL मतलब होता है इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड और अभी इसने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अच्छा, रोहित शर्मा से आपको कुछ याद आ गया होगा, अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा है, PCCI ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था। ये जो रोहित शर्मा है ये वनडे मैचेस में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं और अभी इनको क्रिक किंगडम का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। दुबई की ये क्रिकेट एकेडमी है जो कि ऑनलाइन सिखाती है। बाकी अजिंक्य रहाणे अभी ELSA कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ये एक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सिखाने वाली एप्लीकेशन है। और अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और ऋषभ पंत की बात करेंगे, JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो गाइज ये लीजिए, जून मंथ के पहले वाले वीक का पहला वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। इस वीडियो में लगभग हमने 35 क्वेश्चन कवर करे हैं। अब इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो ताकि ये आपको याद हो जाए। याद होना इंपॉर्टेंट है, देखो याद होगा तभी आप एग्जाम में सही कर पाओगे। और इसी के लिए यानी कि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकें, आपके लिए क्विज तैयार कर रहा हूं। तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाओ, अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर में जाकर के क्रैक एग्जाम टाइप करो, वहां से आप इंस्टॉल कर लो और जम के प्रैक्टिस करो। एक बात ध्यान रखना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें मजबूत होंगी। जम के प्रैक्टिस करो। और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है आप लोगों को, आपको वाकई लगता है कि मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, दिन भर रात भर जग गए, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करा करें, सपोर्ट जरूर करा करें। और हाँ, एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना मत भूलना अपनी एप्लीकेशन पे। थैंक यू गाइस।